नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और बीते 40 से ज्यादा दिनों से उनका इलाज चल रहा था दिल्ली एम्स में। हार्ट अटैक के बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार जो अंतिम समय में उनके स्वास्थ्य को लेकर की जानकारी मिली, क्योंकि कई उतार चढ़ाव उनके स्वास्थ्य में बीते कुछ समय में देखने को मिले। बीच में जानकारी ये भी मिली कि वेंटिलेटर पर क्योंकि उनको रखा गया था। हालांकि जानकारी ये मिली कि वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं। कुछ स्थिति उनकी ठीक होती हुई नजर आई थी। परिवार के सदस्यों के द्वारा भी बाकायदा जानकारी दी गई थी कि पहले के मुताबिक उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। हार्ट अटैक के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक अलग तरीके से अमिट छाप लोगों के जहन में आज भी राजू श्रीवास्तव की बनी हुई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव भारत के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक रहे और वो मुख्यतः आम आदमी और रोजमर्रा की जो छोटी छोटी घटनाएं होती थीं उनके ऊपर वो व्यंग्य सुनाया करते थे। और उसी को लोगों ने खूब पसंद किया, क्योंकि लोगों से जुड़ी हुई वो बातें, वो व्यंग्य अपने आप से आम जनता, लोग उनको जोड़ करके देखा करते थे। और साथ ही इस दौरान क्योंकि राजू श्रीवास्तव के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अपनी कला से हास्य को नया रंग देने प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी ना भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए हैं। अपने विनोद, ऊर्जा और हास्य के लिए आप सदैव याद आते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बाकायदा ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने राजू श्रीवास्तव को लेकर के याद किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने लिखा कि कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार और चाहने वालों को हिम्मत प्रदान करे। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं सीएम योगी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने अद्भुत काम किए हैं। दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और चुनाव प्रचार में दम झोंकने सीएम शिवराज आज शहडोल दौरे पर रहेंगे और सीएम शिवराज शहडोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे जमुई पहुंचेंगे सीएम शिवराज। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। जमुई में जन सेवा अभियान शिविर को संबोधित करेंगे और 27 सितंबर को 46 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। और इस दौरान चुनाव प्रचार में पूरी ताकत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा झोंकी जाएगी। और इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि चुनाव सिर पर है और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि हर छोटे बड़े चुनाव में बीजेपी और बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिल सके और इसका एक मैसेज लोगों के बीच में पहुंच सके। और इसीलिए दोपहर करीब 2:30 बजे जमुई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चुनाव प्रचार और इस दौरान लोगों के बीच में पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा जनसंपर्क भी है और यहां से एक संदेश देने की कोशिश भी है।
बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के चुनाव आते हैं तो उन चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए सुबह से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उनको आज दोपहर में निगरानी निकाय का जो चुनाव है उन चुनाव में भी जो प्रचार है उसमें हिस्सा लेने के लिए जाना है। शहडोल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे, क्योंकि देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होना है और उससे पहले जितना आप छोटे चुनाव में अपना असर दिखा सकेंगे उतना फायदा आपको 2023 के चुनाव में नजर आएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर एक चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके इस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जितेंद्र, बिल्कुल हमने देखा भी था इससे पहले जब छोटी सरकार का बड़ा चुनाव हुआ जिसमें निगम और पंचायतों के जब चेहरों को चुना गया था तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे चुनाव प्रचार में कमान संभाली हुई थी। अब इस दौरान भी मुख्यमंत्री अगर सीधे तौर पर उतरे हुए हैं तो यानी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है और इससे ये नजर भी आता है कि कितना गंभीर है वो आने वाले 2023 के चुनाव से पहले पूरी तरीके से स्थिति को अपने अनुकूल कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2023 में अगर आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचना है तो जो जितने भी चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो अपने दल की ओर खींचना पड़ेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इन चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हम देखा था कि कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेटलाबाद गए थे, वहाँ पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में जो मांग है वो की थी, मतदान की मांग की थी। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंच रहे हैं और शहडोल पहुंचने के बाद वहां पर भी आज जनता से वोट की अपील करेंगे। तो देखिए लगातार यहां पर जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो काफी तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2023 का विधानसभा का चुनाव है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस चुनाव से पहले सारी जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ेंगी। आपको ग्राउंड में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और यही वजह है कि ग्राउंड लेवल आपका मजबूत हो सके, इसलिए जो छोटे चुनाव है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। और छोटे चुनाव में आप जितना ज्यादा स्कोर डेवलप करेंगे, यानी कि छोटे चुनाव में आप जितना ज्यादा जो मतदान है उसको आप अपनी साइड ले सकेंगे, आप जितने ज्यादा सीटों पर कब्जा कर सकेंगे। और आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने की अभी से कोशिश की जा रही है ताकि जनता का साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से मिल सके। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री का ये रोड शो है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस दी है और आज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 5 दिनों तक बस्तर दौरे पर रहेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर दोनों नेता बस्तर संभाग के 5 जिलों में जाएंगे और इस दौरान दोनों नेता सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति भी बनाएंगे। बस्तर की पूरी 12 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने भाजपा के एक कार्यकर्ता में जोश भरेंगे। चुनाव से पहले दोनों नेताओं का दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटें हार चुकी थी और बीजेपी को केवल 1 सीट दंतेवाड़ा में यहां पर जीत मिली थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने हमला कर बीजेपी विधायक की हत्या कर दी, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी ये सीट भी हार गई थी। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हाल में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत दर्ज कर वहां पर अपनी विजय का परचम लहरा जाए और यही वजह है कि संगठन में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 15 साल में बीजेपी के राज में बस्तर के साथ हुए शोषण और अन्याय के लिए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शोषण हुआ, बस्तर में जो कत्लेआम हुआ, बस्तर में जो शांति की बहाली नहीं हुई, उसके लिए वे बस्तर की जनता से माफ़ी भी मांग ले। बस्तर के आदिवासियों की जमीनों को बंधक बनाए रखने के लिए, बस्तर में 4.5 लाख से अधिक वनाधिकार पट्टों को लंबित रखने के लिए, बस्तर के हजारों आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जेल के सलाखों के पीछे बंद रखने के लिए, बस्तर के 300 से अधिक स्कूलों को बंद करने के लिए, बस्तर के लोगों के रोजी रोटी को बाधित करने के लिए, बस्तर का जो शोषण का दौर 15 साल में चला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वहां पहुंचने के बाद बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े परिवर्तन जो हो चुके हैं और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में भी और बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और लगातार हो रही बैठकों का जो सिलसिलेवार तरीके से अगर निष्कर्ष भी देखा जाए तो कोशिश यही है कि एक तो मौजूदा वक्त में जो भूपेश बघेल का चेहरा है उसकी कोई काट बीजेपी ढूंढ सके और दूसरा जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती और भी ज्यादा दिखा सके। इसके लिए तैयारी है। देखिए शुभेंदु, स्वाभाविक है कि आने वाले समय में यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं। चूंकि बीजेपी के सामने छत्तीसगढ़ में चुनौती यह है कि बीजेपी यहां पर विपक्ष में है और विपक्ष में रहते हुए चुनौती बढ़ भी जाती है। चूँकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की पूरे क्षेत्रों की अगर बात करें तो सभी क्षेत्र की नब्ज जानती है, लेकिन उसके बाद भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये नतीजे रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और तैयारियों के पहले हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े बदलाव देखे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, उसके अलावा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बदल दिए गए, मीडिया विभाग में तमाम परिवर्तन हो गए हैं। और अब कल जिस तरीके से बैठकें हुई हैं जिसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में 400 दिनों का एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। 400 दिनों का रूट मैप तैयार करने का विशेष कारण यही है कि 400 दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मतलब एक एक दिन का हिसाब किताब तैयार कर लिया गया है और हर एक दिन। अंकुश, इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर तो परिवर्तन हो चुका है। प्रदेश प्रभारी के पद पर परिवर्तन हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष की जो नए सिरे से नियुक्ति थी वो की जा चुकी है, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए हैं। तो ऊपरी स्तर पर तो बड़ा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनमें जान फूंकने के लिए अब ये बैठकों का सिलसिला भी शुरू किया गया है। इसी कड़ी में इसको देखा जाए। देखिए शुभेंदु, बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से ऊपरी स्तर पर परिवर्तन हुआ है तो स्वाभाविक है कि जब ऊपर कोई एक बड़ा पदाधिकारी आता है तो वो अपने नीचे अपनी पूरी टीम तैयार करता है और उसके हिसाब से वो टीम जमाने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया है और अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते अरुण साहू की अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश में एक सिस्टमेटिक टीम बनानी है और उस टीम से काम लेना है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए और इसी चुनौती को स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब अगर बस्तर के फोकस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के बनने के बाद और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बनने के बाद कल पहली बैठक हुई है जो सबसे महत्वपूर्ण रही है और उसमें कई तरह की खाका और कई तरह की प्लानिंग की गई है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की बस्तर संभाग से हो रही है। बस्तर संभाग से शुरुआत होने का सबसे महत्वपूर्ण यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो बस्तर की गलियारों से होकर गुजरता है। इसलिए कांग्रेस लगातार इस अभियान को लेकर के और जमीनी स्तर पर बीजेपी जो बस्तर के अंदर अभियान चला रही है, बैठकें कर रही है, उसके ऊपर सवाल भी खड़े कर रही है कि बस्तर के अंदर जितना नुकसान हुआ एक लंबे समय तक जो आदिवासी वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए विकास के काम नहीं हो पाए, उसको लेकर के सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि बीते 15 साल तक उनकी सरकार सत्ता में रही थी। खैर, बहुत आप हमारे साथ अंकुश बने रहिए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताएं कि अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं या आने वाले समय में ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी रेलवे का मेंटेनेंस शेड्यूल आ चुका है। इस मेंटेनेंस शेड्यूल के चलते रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली बहुत सी ट्रेनों को यानी कि 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। छत्तीसगढ़ रेल यातायात व्यवस्था बेपटरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। अब नवरात्रि के ठीक पहले एक साथ रेलवे ने प्रदेश में चलने वाली 66 ट्रेनों को रद्द किया है। 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी, यानी 8 दिनों तक रेलवे यात्रियों को परेशानी रहेगी। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में कार्य के चलते रद्द होंगी ट्रेनें।
चौथी लाइन में कनेक्टिविटी करने का कार्य किया जाएगा। यानी एक बार फिर रेलवे यात्रियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों की बात करें तो हावड़ा पुणे एक्सप्रेस 21 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। पुणे हावड़ा एक्सप्रेस 21 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। टाटा इतवारी एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर। इतवारी टाटा एक्सप्रेस 22 सितंबर से 1 अक्टूबर। हावड़ा CSTM मेल 21 से 28 सितंबर। CSTM हावड़ा मेल भी 21 से 28 सितंबर तक बंद रहेगी। हावड़ा CSTM एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर। CSTM हावड़ा एक्सप्रेस 21 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। पुरी योग नगरी उत्कल एक्सप्रेस 21 से 28 सितंबर। योग नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस 21 से 28 सितंबर तक प्रभावित रहेगी। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर। राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर। गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर 21 से 28 सितंबर और झारसुगुड़ा से गोंदिया मेमू पैसेंजर 22 से 29 सितंबर तक बंद रहेगी। आगे त्योहारी सीजन है, जिसके चलते मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने वाली है। ये कोई पहली बार नहीं है जब रेलवे ने ट्रेनें रद्द की हों। इससे पहले भी कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। 15 सितंबर को 42 ट्रेनें रद्द की गई थी। 7 सितंबर को भी 10 ट्रेनें रद्द हुई थी। 6 महीने में करीब 500 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इससे पहले इतनी ट्रेनें कभी निरस्त नहीं हुई थी। इससे पहले भी मरम्मत के नाम पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई ट्रेनों का परिचालन बदला है। यानी आने वाले दिनों में यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, मरम्मत के नाम पर एक लंबे समय से देखा गया है कि रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं या फिर ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं। एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कई ट्रेनें जिनको प्रभावित कर दिया गया है, जिनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर उनको रोक दिया गया है। ये अब आसान हो चुका है कि छत्तीसगढ़ से जाने वाली या गुजरने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए या उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई ट्रेनों को रोका गया है। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से आपने कहा कि आसान हो गया है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको अदर स्टेट्स में जाना है, या अभी जैसे त्योहारी का सीज़न है, पितृपक्ष चल रहा है, फिर अभी नवरात्रे आने वाले हैं और उसके बाद दीपावली है, तो लोगों का जो सफ़र है वो बिल्कुल पीक टाइम है। इसी टाइम पे लोगों को सफ़र करना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली करीब 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी मात्रा है। 66 ट्रेनें एक साथ रद्द कर दी गई हैं और उसकी जो डेट है वो 21 से 29 तारीख जो है वो अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग ट्रेनें रद्द रहेंगी। परेशानी का ये विषय पहला नहीं है। इसके पहले हम करीब 6 महीने से देख रहे हैं 500 से ज़्यादा ट्रेनें अलग अलग कारण बताकर रद्द की गई हैं। सवाल अब इसलिए उठने लगा है कि क्या केवल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं वो ही रद्द क्यों होती हैं, यहीं पर क्यों पूरा रेलवेज़ का काम चल रहा है? इस तरीके के सवाल अब पब्लिक उठाने लगी है। क्या पूरे देश में काम नहीं चल रहा, केवल छत्तीसगढ़ में ही काम चल रहा? क्या छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर ही काम किया जा रहा, वहाँ से गुजरने वाली लाइन पर ही काम किया जा रहा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कई तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं, केंद्र सरकार पर कई बार निशाना साध चुके हैं, रेल मंत्री को पत्र लिख चुके हैं और उसके बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। खास बात यह है कि ट्रेन रद्द होने की एकदम से सूचना आती है और उसके बाद यात्रियों की परेशानियां इसलिए बढ़ जाती हैं, खासकर उन यात्रियों की जो पहले से रिजर्वेशन करा के बैठे हैं या जो पहले से प्लान करके बैठे हैं कि हमको इस डेट में सफ़र करना है। और जैसे ही जानकारी मिलती है कि 66 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो पहले तो आदमी ये खोजने में जुट जाता है कि जो 66 ट्रेनें रद्द हुई हैं उसमें कहीं उसकी ट्रेन भी तो शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो फिर उसको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उस परेशानी में से जूझता है। जब थक हार कर आखिरी में जाहिर तौर पर ये आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लंपी वायरस का प्रकोप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। प्रदेश के कई गांवों में तो इसकी वजह से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन भी अब सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने लंपी वायरस से जुड़े हालात की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बैतूल में अब तक कई जानवरों की मौत हो गई है। वहीं अभी भी कई पशु बीमार बताए जा रहे हैं। जिले के करीब 124 गांवों में वायरस पहुंच चुका है। इस कारण किसान और पशुपालक काफी परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग लगातार बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है और गांव-गांव जाकर सर्वे भी किया जा रहा है। सीहोर में एक गाय में लंपी वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने गाय के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल का भिंड और मुरैना इलाका भी लंपी वायरस से अछूता नहीं है। दोनों ही जिलों में इस वायरस की वजह से गायों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, लंपी वायरस गांव में फैलने की खबर से लोगों में डर का माहौल है और लोग गायों का दूध पीने से डरने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वायरस के बढ़ते प्रकोप पर सीएम शिवराज ने भी चिंता जताई है और इसी के तहत उन्होंने बुधवार को मंत्रालय में बैठक भी बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, एसीएस पशुपालन, पीएस मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लंपी वायरस से जुड़े हालात की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच लंपी वायरस को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है ये वायरस और क्या है इससे अपने मवेशियों को बचाने का तरीका। दरअसल ये बीमारी हवा से नहीं फैलती, छींकने से नहीं फैलती, मवेशियों के थूक और लार से नहीं फैलती, साथ में चारा खाने से नहीं फैलती, साथ में रहने से नहीं फैलती। ये छूत की बीमारी नहीं है। कैसे फैलता है लंपी वायरस? गायों का खून चूसने वाले कीड़ों और मक्खी मच्छरों से फैलती है। ये वर्षा के दिनों में महामारी का रूप लेती है। हवा में नमी और गर्मी से बीमारी फैलाने वाले मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। वहीं इस बीमारी के बचाव की बात करें तो इसके लिए लंपी वायरस से बचाव और इलाज, शीप पॉक्स वैक्सीन या गोट पॉक्स वैक्सीन से वैक्सीनेशन करवाएं। ये वैक्सीनेशन गायों में बहुत उपयोगी है क्योंकि ये एक ही वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। यदि महामारी हो गई है तो वैक्सीन से अधिक लाभ नहीं होता है। कुल मिलाकर वैक्सीनेशन और सतर्कता ही लंपी वायरस से मवेशियों को बचाने का तरीका है। लिहाजा सरकार भी लोगों से सतर्क रहने और पशुओं का वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्योंकि लंपी वायरस को लेकर के देश के कई राज्यों के अंदर स्थिति खराब हो चुकी है और खास करके राजस्थान की तस्वीरें तो विचलित करने वाली सामने आती है। अब इसी को देख करके मध्य प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बिल्कुल यही वजह है। आप देखिए शुभेंदु की सुबह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंपी वायरस के कहर से पशुओं को बचाने के लिए एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें जो विभाग के अधिकारी हैं वो उनसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वो डाटा ले रहे हैं। करीब 29 जिले इफेक्टेड बताए गए हैं लंपी वायरस से। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर साफ निर्देशित किया है कि जिस प्रकार से कोविड में हम लोग लड़े थे, कोविड से हमने लोगों को बचाया था, वैसे ही लंपी वायरस से ये हमारा फर्ज होता है कि हम जो हमारे पशु हैं उन्हें बचाएं और उसको लेकर लगातार कोई भी सतर्कता वो बरती जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों को जो डाटा है वो भी ले रहे हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वो डॉक्टर्स की जो टीम जो कि पशु चिकित्सक होते हैं, वो उनसे भी कहा है कि जहां पर भी लक्षण पाए जाते हैं वहां पर जाकर तुरंत उपचार करें ताकि लंपी वायरस ज्यादा देर तक, ज्यादा आगे तक ना पहुंच पाए। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंपी वायरस को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये वजह है कि मंत्रालय में वो सुबह से जाकर जितेंद्र, अभी तक कोई आंकड़ा सामने आया है कि लंपी वायरस की वजह से कितने मवेशी अभी तक प्रभावित हो चुके हैं और साथ ही इसकी जो वैक्सीन है उसको लेकर के भी कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है? बिल्कुल देखिए, अगर हम 21 तारीख तक की बात करें, यानी कि आज तक की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो पशुओं की संख्या है वो 7,686, इसके अलावा जो मृत पशुओं की संख्या है वो करीब 101 हुई है जो कि लंपी वायरस का शिकार हुए हैं। इसके अलावा स्वस्थ होने वाले जो पशु हैं, ऐसा नहीं है कि जो वायरस फैल रहा है उससे पशु स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या 5,432 बताई गई है। तो देखिए 101 जो पशु हैं उनकी मौत हुई है लंपी वायरस से। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अलर्ट कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है वो किया जाए
जाए ताकि किसी भी प्रकार से जो वायरस है ये आगे और ना फैल पाए, दूसरे पशु इसकी जिद में ना आ जाए, इसलिए पहले ही जो प्रयास है वो किए जा सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिन पशुओं में इस प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं उनके पास दूसरे पशु ना पहुंच पाए, इसकी भी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भी लंपी वायरस अपनी चपेट में ना ले ले। तो देखिए, लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, काफी सक्रिय नजर आ रही है। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, ये लंपी वायरस को लेकर के जो अब फिलहाल के समय में जो स्थिति नजर आ रही है उसको लेकर के एक आपात स्थिति में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए कोशिश रही है कि प्रदेश के अंदर जो मवेशी हैं उनकी जान को सुरक्षित रखा जा सके। तो सीएम ने बकायदा ये समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री के द्वारा जब ये समीक्षा बैठक की गई है तो लंपी वायरस से मवेशी जो इस वक्त परेशानी में है उनको बचाने की कवायद है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।